आज की कहानी हम लोगों को काफी जागरूक करने वाली है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने जितना भी आविष्कार किया है और जितने भी चीजें आविष्कार की गई है, उन हर चीज का एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पहलू है। जैसे बहुत सारे क्राइम स्टोरीज, मैंने कहा है कि बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि जो क्राइम स्टोरीज हम लोग बनाते हैं या फिर क्राइम सीरियल जो हम लोग टीवी पर और सोशल मीडिया पर देखते हैं, उससे जो कातिल रहते हैं उन लोगों को आइडिया मिलता है। कुछ लोग उसी से आइडिया लेके बहुत सारे वारदातों को अंजाम दिए हैं। तो काफी हद तक यह सही भी है कि आप किसी भी चीज को किस एंगल से लेते हैं। अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो उससे पॉजिटिव चीजें निकलती हैं, और कोई शख्स अगर उसका निगेटिव चीज लेता है, उससे सीखता है, तो वह उसके उसके पास उस चीज का निगेटिव एस्पेक्ट ही जाएगा। आज की कहानी भी ऐसे ही एक कहानी है जिसमें आजकल हम लोगों के जो जीवन का एक हिस्सा हो गया है, जिसको हम लोग स्मार्टफोन कहते हैं। उस स्मार्टफोन के बिना आप और हम लोग एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन इसी स्मार्टफोन ने बहुत सारे क्राइम को होने में मदद किया है, और बहुत सारे जो आजकल के बच्चे हैं, नौजवान हैं, इस मोबाइल में गलत वीडियो देख करके भी क्राइम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं जो मध्य प्रदेश में एक रीवा जिला है, और उसी रीवा जिला में एक जवा गांव है। यह कहानी उसी रबा गांव में रहने वाले एक परिवार की है। दरअसल यह कहानी जो है 24 अप्रैल 2024 की है। उस सुबह बाकी और सुबह की तरह वहां पर जो एक फैमिली रहता है, वह सुबह उठता है, सभी लोग उस परिवार के, और उठने के बाद हर कोई अपना बिस्तर से उठने के बाद अपने जो है नैतिक क्रियाक्रम है उसमें जाने जाता ही है। तभी पता चलता है कि घर के आंगन में जो उस घर की छोटी बेटी रहती है, उस पड़ी हुई है, वह अभी तक उठी नहीं है। जब उस घर के सदस्य उसके पास जाते हैं तो मालूम चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। और दरअसल उस परिवार में कुल 5 सदस्य थे। उस घर का जो मुखिया था, वह काम के सिलसिले में उस जबा गांव से बाहर रहता था, और उसकी पत्नी अपनी 3 बेटियों के साथ और एक छोटे से बेटे के साथ रहती थी। 2 बेटियां जो थी वो बड़ी थी, एक का उम्र जो 14 साल और एक का उम्र 18 साल था। एक सबसे छोटी बेटी जिसका उम्र 9 साल था, और एक बेटा था जो 13 साल का था। उसके बाद जब देखते हैं कि छोटी बेटी जो आंगन में पड़ी हुई है उसकी मृत्यु हो गई है, सारे परिवार के सदस्य लोग जो रोने चीखने पुकारने लगते हैं, सहम जाते हैं। और उन लोगों की जो चिल्लाहट की आवाज से, परेशानी से आस पड़ोस के जो लोग रहते, गांव के जो लोग रहते, वहां जुटना शुरू कर देते। वे लोग जब आते हैं, वे लोग भी बच्ची को देखते हैं, लेकिन बच्ची में कोई हरकत नहीं होती है। और तभी गांव के सदस्य लोग, जो गांव के जो लोग थे, उस घर पर उन लोगों के चीख पुकार सुनने के लिए आए। चीख पुकार सुनने के बाद जब वे आए तो उन्हीं में से एक शख्स पुलिस को फोन कर देता है 100 नंबर पर, और फिर पुलिस आती है और उसके बाद फिर उस बच्ची का शव को देखती है। लेकिन पुलिस जब इन लोगों से पूछती है कि यह सब कैसे हुआ, तो घर के सदस्य लोग यही बताते हैं कि रात में हम लोग आम दिनों की तरह सो गए थे, और सुबह जो है आम सुबह की तरह हर दिन जैसे हम लोग उठते हैं, और अभी उठे ही थे, और जो दैनिक काम रहता है वो फ्रेश होने का, वो अभी हम लोग जाने ही वाले थे। तब तक देखते हैं कि आंगन में जो है बेटी का शव पड़ा हुआ है, या उठी नहीं है। लेकिन जब पास गए तो पता चला कि इसकी मृत्यु हो गई है, और हम लोगों को लग रहा है कि इसकी मृत्यु जो है किसी कीड़े या सांप के काटने के कारण। पुलिस को भी और परिवार के सदस्य लोग किसी पर इल्जाम लगाते नहीं दिखते हैं, और पुलिस उस शव को अपने कस्टडी में लेकर के उस जबा जो गांव रहता है और उसका जो जिला अस्पताल रीवा में रहता है, वहां पर जो है भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। और जब पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि उस 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, और उसके बाद उसका जो है गला घोट करके मर्डर किया गया है। पुलिस के पास यह सारा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी हरकत में आती है। उसके बाद फिर जो है इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है पुलिस। ये सारी कार्रवाई करते करते पुलिस का 1 महीना और 1 महीना से 2 महीना बीत जाता है, और इसी बीच जो है उस जिले के जो कप्तान रहते हैं
कप्तान साहब के पास जब यह केस आता है तब वे इस केस के लिए एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करते हैं, और गठन करने के बाद फिर वह टीम जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। और इस बीच वहाँ के जो मध्य प्रदेश का रीवा जिला में जितने भी न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में यह खबर छप जाती है कि एक रीवा जवा गांव की एक घर में एक 9 साल की बच्ची का जो है मृत्यु हो गया। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होता है। अब लोगों के बीच पुलिस के बीच यह डाउट भी था कि कहीं कोई ऐसा कोई साइको किलर नहीं है जो बच्चियों के छोटे बच्चियों का कत्ल करते चल रहा, उसके साथ बलात्कार करते चल रहा। तो छोटे बच्ची से संबंधित जुड़ा हुआ मामला था, तो वहाँ के जो एसपी थे तत्काल वह एसआईटी का गठन करते हैं और फिर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं था, वो एकदम पॉइंट ब्लैंक थी, क्योंकि ना ही घर के सदस्य लोग किसी पर इल्जाम लगा रहे थे और ना ही उस घर में किसी को आते जाते किसी ने घर के सदस्य ने देखा, ना ही कोई चीख पुकार का चश्मदीद ऐसा सामने आ रहा है जिसने उस बच्ची का उसके साथ जबरदस्ती हुआ तो कोई चीख पुकार सुना हो, या फिर आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसा जानकारी दे रहे हैं कि उस घर में कोई अगर बाहरी सदस्य, चाहे वह उसकी माँ के साथ किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर कोई किसी कारण से भी उस घर में बाहरी व्यक्ति का कोई अगर एंट्री हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी पुलिस को ना ही आस पड़ोस के लोगों से और ना ही गांव के लोगों से जानकारी मिलता है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए बकायदा पुलिस ने उस घर से और उस खास करके जिस बच्ची का मर्डर हुआ था उस बच्ची से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने लोग भी उस गांव के टच में थे, यानी उस गांव में जितने भी दुकानदार थे जहां पर वह सामान लाने जाया करती थी या फिर जो है अपने पड़ोसियों के घर जाती थी, उन सारे लोगों के नाम का एक लिस्ट बनाती है और उस लिस्ट में लगभग 50 लोगों का नाम रहता है। अब पुलिस उन 50 लोगों से एक एक करके पूछती है, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। अब पुलिस थक हार करके बैठ जाती है और उसके बाद फिर जो है डिसाइड करती है कि फिर से एक बार जो है परिवार के सदस्यों से बारी बारी करके पूछताछ करेंगे। और पुलिस जो है परिवार के सदस्यों से एक एक करके अलग अलग पूछताछ करती है। लोग उस परिवार के जो रहते हैं उनसे जब पुलिस पूछताछ करती है अलग अलग और फिर उस बयान को मिलाया जाता है, तो उन चारों सदस्यों का बयान एक दूसरे से अलग रहता है। यहीं पर पुलिस को डाउट होता है और पुलिस को पहले से भी एक डाउट आ रहा था कि उस घर में कोई भी फोर्स एंट्री नहीं हुआ, ना ही बच्ची का कोई चिल्लाने का आवाज आया। अगर उसके साथ जबरदस्ती हुआ, रेप हुआ तो जाहिर सी बात है कि वह चिल्लाई होगी और या फिर मदद के लिए आवाज दी होगी, लेकिन किसी भी उस परिवार के सदस्य ने कोई भी ऐसा आवाज नहीं सुना। तो पुलिस को उसी समय से डाउट था, लेकिन कोई क्लू नहीं था, ना ही कोई चश्मदीद, ना ही कोई ऐसा शख्स जो किसी तरह का एक्टिविटी उस घर में देखा हो या आवाज सुना हो। तो इसलिए पुलिस के हाथ खाली थे। और लेकिन जब पुलिस ने परिवार के चारों सदस्यों से जब अलग अलग पूछताछ की तो उनके बयानों में जो डिफरेंसेस आए उसके आधार पर पुलिस का शक जो है और बढ़ गया। उसके बाद पुलिस उस परिवार के सदस्यों को लेकर के कड़ाई से पूछताछ करती है, तब सारा माजरा जो है वह पुलिस के सामने आता है। दरअसल यह घटना 24 अप्रैल 2024 को घटित हुआ था, लेकिन इसका खुलासा जो है पुलिस ने 26 जुलाई 2024 इसी महीने को के सोमवार को किया है। और जब यह मामला का खुलासा हुआ तब दरअसल 3 महीने पहले इस परिवार के में एक जो छोटा लड़का जो रहता था जिसका उम्र 13 साल था, वो अपनी बहन के साथ जो है आंगन में सोया हुआ था और जो 2 बहनी बड़े थी वो अपने माँ के साथ कमरे में सोई हुई थी। और जो पिता जो है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो परिवार चलाने के लिए, कमाई के लिए उस घर से बाहर रहते थे, दूसरे स्टेट में रहते थे। और जो उस घर के सदस्य में जो छोटा बच्चा था 13 साल का, उस बच्चे के हाथ में हमेशा ही मोबाइल रहता था और दिन रात वह मोबाइल ही देखते रहता था। जब कभी भी परिवार के सदस्य उससे पूछते थे कि क्या देख रहे हो, तो वह बोलता था कि वो मैं कार्टून देख रहा हूँ या फिर अलग कुछ वीडियो कॉमेडी का देख रहा हूँ, या बोल करके वह बातें टाल देता था। और परिवार के सदस्य भी कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे, वे यही सोचते थे कि चलो कार्टून देख रहा है, मनोरंजन का कोई वेब सीरीज देख रहा है या फिर मनोरंजन का कोई वीडियो देख रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें जो है पॉर्न साइट्स देखने की हो गई और उसकी आदतें इस तरह की हो गई कि वह बिना अश्लील वीडियो देखे, बिना अश्लील इस तरह के जो कंटेंट रहते उसको देखे उसको रहा नहीं जाता था। और 23 अप्रैल 2024 की रात को भी वह जब सोने गया था और फिर उस समय भी वह इस तरह के
पॉर्न साइट्स पर अश्लील वीडियो उसने देखा था और उसके साथ जो उसकी छोटी बहन 9 साल की सो रही थी और उसके साथ जो है वह पॉर्न वीडियो देखने के बाद गलत हरकत करने लगता है। जब छोटी बहन का नींद टूटता है और वह विरोध करती है तो वह उसका गला दबा देता है और जब उसकी बहन बोलती है कि मैं सारी बातें पापा को बता दूंगी, तब वह डर जाता है और फिर जो उसका गला और जोर से दबा देता है और इतनी जोर से दबाता है कि वह उसकी जो छोटी बहन रहती है वह बेहोश हो जाती है, उसकी सांसें लगभग रुक जाती है लेकिन वो मरी नहीं रहती है। और फिर वह डरे समय अपने माँ के पास जाता है और जब माँ को यह सारी बातें बताता है और जब उसकी माँ आती है तो वह फिर उसकी बहन उसका जो छोटी बहन रहती है उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है, वह माँ के सामने ही अपनी छोटी बहन का जो है गला जोर से और दबाता है और उसका कत्ल कर देता है। और उसकी माँ भी उस समय बोलती है कि इसको मार दो, नहीं तो तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हल करेंगे। और जब उसकी माँ ऐसी बात बोलती है उसको तो वह और भी डर जाता है और उसी डर के कारण जो है वो अपनी छोटी बहन जिस उस समय जिंदा थी, जिस समय उसकी माँ आई थी, माँ के सामने ही वो फिर से गला दबाता है और उसकी जो है सांसें पूरी तरह से रोक देता है। उस समय उसकी जो 2 बड़ी बहनें थी जिसका उम्र 14 साल और एक का 18 साल था, उन दोनों बहनों को भी उस बच्चे की माँ ने अपनी बातों में ले लिया था। अपने छोटे बेटों को बचाने के लिए उसके पिता को यह बात नहीं पता चले, इस कारण से उसने दोनों जो बड़ी बहनें रहती है उसको भी अपनी बातों में फंसा लिया था। और फिर जो है इन तीनों सदस्य माँ और दोनों बहनों के सामने ही उसकी जो छोटी बेटी रहती है, अपनी बेटी रहती है, उसका कत्ल उसी के छोटे बेटे ने अपने हाथों से कर देता है। यह सारी बातें जो है पुलिस के सामने पता चलती है और वे लोग बताते ही कत्ल करने के बाद उसके डेड बॉडी को आंगन में ही रख देते हैं और यह प्लान रचते हैं कि पुलिस सुबह में जब लोगों को पता चलेगा हम लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे और लोग आएंगे, पुलिस आएगी तो यही बता देंगे कि इसको किसी सांप ने डस लिया या किसी कीड़े ने काट लिया, रात में या बाहर में ही सोई थी। और हुआ भी ऐसा ही, जब पुलिस आई, जब गांव के लोग आए तो वही बात वे लोग बता दिए और पुलिस जो है कुछ समय के लिए गुमराह हो गई। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ तौर पर जो है रेप और उसका गला घोट कर हत्या करने का बात सामने आया, लेकिन उसमें उसी परिवार के जो चारों सदस्य का मुख्य रूप से इन्वॉल्वमेंट था। पुलिस यह बात शुरू में नहीं पकड़ पाई। पुलिस का हालांकि उसके जब पुलिस की जगह कोई भी रहेगा, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, तो शायद इस चीज को पकड़ना कि एक परिवार का सदस्य 4 सदस्य अपने ही घर के छोटी बच्ची का कत्ल अपने ही आंखों के सामने होते देखें और उसी परिवार का एक छोटा लड़का अपनी छोटी बहन का कत्ल करेगा, यह मुझे भी यकीन नहीं होगा। लेकिन यह सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश के रीवा में घटित हुआ और उसके बाद पुलिस इन चारों सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। जब पिता को यह बात पता चलता तो वे भी गांव वापस लौटते हैं और उनको जब यह सारी चीजें इस केस के बारे में जानकारी होती है कि घर के उसी की पत्नी और बेटी और बेटे ने उसी की सबसे छोटी बेटी का कत्ल कर दिया, तब वह उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी यही जानकारी है कि ये लोग अपना जुर्म स्वीकार कर लिए हैं। पुलिस ने इस केस का उद्भेदन कर दिया है और उनको गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया है। और इस केस को सॉल्व करने में जो मध्य प्रदेश के रीवा जिला के जो एसपी हैं विवेक सिंह, उनका अहम योगदान है। उन्हीं को सबसे पहले इस केस में डाउट हुआ था कि कुछ ना कुछ इस केस में है, घर के लोग का ही इन्वॉल्वमेंट है और इसी के कारण उन्होंने एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस को सॉल्व करने के लिए लगाया था, जो कि 3 महीने के अंदर इस केस का उद्भेदन कर देते हैं और सारे जो कातिल रहते हैं, जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है उस बच्ची का कत्ल में, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। तो आज की यही कहानी थी कि जहां पर मोबाइल, हम सभी के जो घर में जो बच्चे रहते हैं वे लोग मोबाइल के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। उनका अनलिमिटेड यूज जो किस तरह से खतरनाक हो रहा है, किस तरह से इस तरह की जो केसेस बाहर आ रही है, ये एक सोचने का विषय है। और हमारा समाज किस रास्ते पे जा रहा है, किस ओर जा रहा है, यह भी इस तरह के केसेस जो है वह सोचने को मजबूर कर देती हैं। जैसा कि आपको बताते चले कि कभी भी मोबाइल अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो उसमें एक पेरेंटल कंट्रोल रखें। और बहुत सारे ऐसे ऐप रहते हैं जो इन गलत साइटों को रोकने में मदद करते हैं। वह साइट्स खुल ही नहीं सकते, इसलिए अपने मोबाइल में जो है पेरेंटल कंट्रोल रखें, पेरेंटल एक्सेस रखें, ताकि उस मोबाइल में जो है इस तरह की गलत साइट्स जो है
कोई बच्चे नहीं खोल सके, कोई शख्स नहीं खोल सके। अपने जो घर के बच्चे हैं उसका हैबिट, उसके जो बिहेवियर, व्यवहार में आप निगरानी रखें कि उसके व्यवहार में अगर कोई चेंजेस तो नहीं आ रही है, और अगर चेंजेस आ रही है तो उसको नोटिस करें और फिर पता लगाने का कोशिश करें कि उस आदत और उस व्यवहार का चेंज होने का क्या कारण है। घर के जो बच्चे हैं वो कितने देरी तक मोबाइल में रहते हैं उसको भी आप काउंट करें और एक लिमिट तक उसको यूज करने के लिए दें, और हमेशा कोशिश करें कि ज़्यादा समय तक का यूज करने के लिए अपने जो मोबाइल है वो अपने घर के बच्चों लोग को नहीं दें। जितना काम है उतना ही यूज करने के लिए दिए। खास करके ये सारी चीज़ें जो है 12-14 साल तक के बच्चे लोग पर लागू करें। और जैसा कि आपको बताते चले कि 82% जो बच्चे होते हैं उनका मोबाइल से एडिक्टेड होते हैं, एक उनको आदत पड़ जाती है बिना मोबाइल का नहीं रहने का। ये जो मैं बता रहा हूँ एक सर्वे का रिपोर्ट है, जो उसने सर्वे के बाद ये रिपोर्ट आया था कि 82% जो एडिक्टेड है बच्चे मोबाइल के लिए, और वह भी जो है अकेलापन के कारण। इसलिए आप बच्चे से बात करिए, उससे घुल मिल कर रहिए ताकि उसको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़े। 73% स्कूल में भी बच्चे जो है 73% बच्चे स्कूल में भी मोबाइल को मिस करते हैं, यानी उन लोगों का दिमाग, ध्यान जो है मोबाइल के ऊपर रहता है। और 77% बच्चे स्कूल से आने के बाद तुरंत सबसे पहले मोबाइल मांगते हैं, और वह उसमें गेम खेलना या फिर जो उनको पसंदीदा चीज़ है वह खेलने लगते हैं, ना कि पहले आने के बाद जो है उनको खाना खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी व्यवहारों को, इन सारी आदतों को, इन सारी चीज़ें पर हम लोग ध्यान दे करके बच्चों का जो मोबाइल का गलत यूज है उस पर कंट्रोल ला सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का जो यह क्राइम स्टोरीज है इसके साथ एक सीख भी मिला होगा सभी पेरेंट्स के लिए। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।